अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा इकबाल। आज 7 बजे में खुशामदीद। आज कौन से मौज़ूआत पे हम बात करने वाले हैं? आज का सबसे अहम मौजू, आज का सबसे अहम टॉपिक जो है वो PTI ने मुज़ाकरात के दौरान जो तहरीरी मुतालिबात पेश कर दिए हैं, ज़ाहिर है कि वही है। पहले ये मीटिंग हुई, उसके अंदर ये मुज़ाकरात रखे गए, फिर हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से इसका रिएक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था अब वो आया। राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ इरफान सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये जो मुतालिबात रखे गए हैं PTI की जानिब से, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का एक पलंदा है, उसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। और जो बहुत सारी डिमांड्स PTI की तरफ से की गई हैं, उन्होंने एक एक करके उनके ऊपर बहस की आज, और उन्होंने कहा कि किसी सूरत बहुत सारी डिमांड्स इनमें से ऐसी हैं, बल्कि ज़्यादातर का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन पर अमल दरामद नहीं हो सकता है। तो मुतालिबात आज हुए, तहरीरी तौर पर ये मुतालिबात जो हैं सामने रखे गए, मुज़ाकरात आज हुए उनके अंदर, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है ये हमारे तज्ज़ियाकार हमें बताएंगे। तज्ज़ियाकार जी हमारे साथ कौन है? ज़मीर हैदर साहब आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब आपके वक्त के लिए। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, सीनियर तज्ज़ियाकार तशरीफ़ रखते हैं। शुक्रिया नसीम साहब आपकी आमद के लिए। सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार काशिफ रफ़ीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद नौशाद अली साहब हमेशा की तरह लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। मैं काशिफ साहब सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी, क्योंकि सर आप काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद आज हमारी दरख्वास्त पे दोबारा से प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। सर जी, ये मुतालिबात तो रखे गए, मुतालिबात की तरफ तो हम आएंगे। आपको नहीं लग रहा कि बड़ी सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। देखें, राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द अमल है, अमल नहीं है। इससे कबल तहरीक इंसाफ के लोग गए, उन्होंने अपने तहरीरी मुतालबात दिए। 2 मुतालबात जो है वो 3 सफ़ात पर मुहित थे, उसमें 7 के करीब नुकात थे। फिर उसके बाद उनके TORs थे कि कमीशन बनाया जाए, कमीशन ABCD क्या क्या देखे। सवाल यह है कि जो मुतालबा है उन मुतालबात में उनका मानना क्या है कि जी जो 9 मई को सारा मामला हुआ और उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई हाई कोर्ट में, रेंजर्स ने और पुलिस ने गिरफ्तारी की हाई कोर्ट से बानी तहरीक इंसाफ की, उसके मुहर्रिकात को देखा जाए, फिर उसके बाद 9 मई के वाक़यात को देखा जाए, फिर CCTV फुटेज को देखा जाए, मैं हैरान हूँ तहरीक इंसाफ की क़यादत से। ये इतने इंफॉर्मेशन से नाबलद है, इनको याद ही नहीं कि गुड टू सी यू हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। भाई उस हाई कोर्ट से जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ही तो आपको गुड टू सी यू कहने को सुनने को मौका मिला था सुप्रीम कोर्ट में। उमरता बंदयाल साहब ने बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करवाया था कस्टडी में से, तो अब उसके वो केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। अच्छा, 24 से 27 नवंबर तक जो इस्लामाबाद में हुआ, उससे पहले वो सारा केस हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप यहाँ पे मत आइए, आप आपस में बैठ के तय कर लीजिए, कहीं बाहर का पॉइंट तय कर लीजिए। मैं फिर भी कहता हूं, चलें, जो अभी इन्होंने मुतालबात दिए, जैसे भी दिए, मुज़ाकरात की तरफ तो आए। अच्छा, इनका मामला ये है कि खुद बैरिस्टर गौर तस्लीम कर रहे हैं कि पहले कि ये मेरी और अली मीन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। अच्छा, तस्लीम करने के बाद 2 घंटे बाद उनको ख्याल आया, ओहो मैं गलत कह गया, वो मुझे ये बात नहीं कहनी थी। फिर उन्होंने कहा नहीं वो मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं ख्वाह हूं इस बात का कि मुलाकातें होनी चाहिए। और असल बात क्या है? असल बात यह है कि मुलाकात हुई है, पेशावर में हुई है। वहां पे बहुत सारे सियासी अकाबरीन, सियासी जमातों के थे, वहां पे आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, इनकी मुलाकात हुई है। वहां पे बैरिस्टर गौहर साहब ने मुलाकात थी, मामला था सिक्योरिटी का, इन्होंने सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की। वहां पे उन्होंने क्लियर कट कह दिया गया सियासी मामला आप सियासतदानों से डिस्कस करें। अब इनको ख्याल आया, अब इन्होंने कहा कि नहीं हम तो जो हुकूमत है उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप हुकूमत से मुज़ाकरात कीजिए, हुकूमत ने मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी फॉर्म की, आपकी दरख्वास्त पे की, आपने अपने मुतालबात रख दिए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैं 1 मिनट और आपका लूंगा। जी जी, ये गुफ्तगू थी कि NRO कौन किससे ले रहा है, NRO कौन किसको दे रहा है। अब इनके 2 चीजें क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो कानून के मुताबिक तमाम सियासी कैदियों की जमानत या उनकी सजा मुअत्तल करने के अहकामात की हिमायत करे। इसका मतलब यह है कि आप चाह रहे हैं कि जिनको सजाएं हो गई हैं उनकी सजाएं माफ की जाए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, और जिनकी जमानतें नहीं हो रही उनकी जमानत करवाने के लिए आप जो प्रोसिक्यूशन है उसको कहें कि भाई आप एक्सीलेटर से पांव उठाएं, पीछे हटें। इसी का नाम NRO हुआ करता है। अगर इसका नाम NRO नहीं है तो फिर बताइए क्या हो सकता है? काशिफ साहब, आप जो कहना चाहे थे ज़ाहिर वो चीज़ पहुंच गई देखने वालों तक। मैं ज़मीर साहब आपको चाहूँगी कि आपकी तरफ में आऊँ।
सर मुझे ज़रा ये समझा दीजिएगा, देखने वालों को भी ये बता दीजिएगा कि इसमें ऐसा कौन सा ये जो कहा जा रहा है कि जी इसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता, ये जो मुतालिबात किए जा रहे हैं, जो सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मुतालिबात ऐसे हैं, सर इसमें से कौन कौन से ऐसे मुतालिबात आप समझते हैं कि जी इस पर राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ सही है, ये तो इस लायक ही नहीं है कि इनका जवाब दिया जाए? शुक्रिया आसमा। आसमा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे ही प्रोग्राम में बड़े सीनियर लॉयर भी हैं और सीनियर पॉलिटिशियन हैं, JUIF के कामरान, बैरिस्टर कामरान मुर्तजा साहब, सेनेटर। उन्होंने कहा कि बना दें कमीशन, क्या एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल होगी। हाँ। मतलब उसका नतीजा कुछ नहीं, और खास तौर पर 9 मई के हवाले से जब सजाएं भी हो गई, फिर आम माफी भी उसमें से बहुत से लोगों ने मांग ली और उनको माफी भी हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि बाकी जो दूसरी डिमांड है कि जनाब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सजाएं माफ की जाएं या फिर हुकूमत जो है वो प्रोसिक्यूट ना करे अगर उनकी कोई बेल एप्लीकेशंस आती है, तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये डूएबल है कि नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है ये मुतालबात आज की नशिस्त, जिसको आउटराइटली उन्होंने कहा कि जी झूठ का फलंदा है मुतालबात को, ये सब कुछ जो भी कह रहे हैं ये पैनिक है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कैंप में। असमा एक्चुअली आप देखें ना कि अगर बैकडोर चैनल ओपन हो गया है दोबारा, मैं ये कल की मीटिंग की बात नहीं कर रहा जिसपे आज उन्होंने बताया भी कि जी पहले भी बहुत सारी मुलाकातों का शोर होता रहा सर। बिल्कुल, तो अब भी वो कह रहे थे कि जनाब वो बंद हो गया था, अब ये फॉर्मल चैनल क्योंकि हुकूमत के साथ खुल गया था मुज़ाकरात का, तो वो बैकडोर चैनल बंद हो गया था। लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं कि बैकडोर चैनल दोबारा ऑन हो गया है और शायद कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप मामला को आगे लेकर चलें और बैकडोर भी चैनल साथ खुला रहे। अब यकीनन आर्मी चीफ ने यही कहना है कि जनाब आप सियासी लोगों से सियासी मामला डिस्कस करें, मेरे साथ ना करें, क्योंकि कल जो इशू था वो सिर्फ और सिर्फ ये ख्वारजियों के हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से उसका इशू था, और वॉर ऑन टेरर के हवाले से जो इशू था वो था। वहां पे जो गर्मी सर्दी इनकी आपस में हुई वो एक अलग इशू है। लेकिन जो इस वक्त परेशान कौन बात है वो यही है कि बैकडोर चैनल ओपन हो गया है और नून लीग थोड़ी सी पैनिक कर गई है। और सर आई एम रियली सॉरी, कता कलामी की माजरत ज़मीर साहब, बस मुझे बता दीजिएगा कि ये जो रिएक्शन दिया गया है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, एक तो ज़ाहिर है कि ये पहले से तय होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ये रिएक्शन नून लीग ही का है या रिएक्शन भी कहीं और से सर कहा गया था कि ये रिएक्शन देना है आपने बाद में? वैसे इतना जल्दी क्विक रिएक्शन जो है मुज़ाकरात के बाद जो आते हैं, जब ऑफिशियली आप रिटन डॉक्यूमेंट में दे देते हैं अपने मुतालबा डिमांड्स दे देते हैं, चार्टर ऑफ डिमांड, और उसके फौरन बाद रिएक्शन आता है, तो मुझे लगता है कि ये नून लीग के अंदर से ही रिएक्शन है। अभी वहां से शायद जहां से भी आपका इशारा है, मुझे नहीं लगता कि अभी वहां से कोई रिएक्शन है, क्योंकि वो बैकडोर चैनल अगर हो गया है तो इसका उस वहां से अभी इस किस्म के रिएक्शंस नहीं आएंगे। ठीक है, वो चाहेंगे एंगेज करना। सही है, वो चाहेंगे कि अभी इंगेज रखें, इस तरह से फौरी जो है वो किसी भी मुतालबे का जवाब नहीं दिया जाएगा, तो ये नून लीग का अपना ही फौरी तौर पर रिएक्शन हो सकता है। लेकिन नसीम साहब, मैं फिर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये मुतालिबात कोई अभी तो सामने नहीं आए ना, इन राइटिंग चले हम कह सकते हैं कि तहरीरी तौर पर आज दिए गए हैं, लेकिन पूरे मीडिया को ही मालूम था, आवाम को भी मालूम था, बहुत दिनों से इस पर बातें हो रही थी कि कौन से 2 मुतालिबात रखे जाएंगे और उसके साथ झैली शिकें जो हैं वो क्या हो सकती हैं, और वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं कि जो लापता हमारे अफराद हैं, जिन अफराद पर गोलियां चलाई गई PTI के बकौल, उनका बताया जाए कि वो कहाँ पर हैं, CCTV फुटेज निकाले जाएं, कमीशन बनाए जाएं। तो सर इसका मतलब है कि पहले से प्लान कर चुकी थी नून लीग के जो ही ये मुतालिबात तहरीरी तौर पर दिए जाएंगे, तो इसी तरह से कुछ ही देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सारी चीज़ों पर हम कह देंगे कि जी वी नॉट गोना डू दैट, लाइक हम ये नहीं मान रहे, आपके मुतालिबात नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब ये देखें कि अगर मुज़ाकरात हो जाए तो इसमें लूजर्स कौन होंगे? लूजर्स तो मुस्लिम लीग नून, और पहले दिन से जिस दिन से रिजीम चेंज हुई है इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया। कहते हैं कि अगर हम मान गए तो वो बाहर होंगे, हम अंदर होंगे। उनका वोट बैंक कहाँ गया, उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ गई? उनके पास सिर्फ एक बयानिया रह गया है, 9 मई को लेके चल रहे। 9 मई में जिस तरह काशिफ ने कहा, लेकिन इसमें कौन सी हरज वाली बात है कि आपने जब 9 मई से पहले इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था, उसमें अगर अता बंदयाल साहब ने एक रूलिंग दे दी थी, तो वहाँ पे फिर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे उन्होंने क्यों नहीं उनको चार्ज किया? जब आप अदालत के अहाते से किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो बंदा ऑलरेडी सरेंडर किया हुआ है, मौजूद है वहाँ पे, आपने क्यों इग्नाइट किया सारी सिचुएशन को? वो उसको नहीं देखा जाता। अच्छा, गुड टू सी यू जो है ना, वो किसी ने लगता है दुनिया में पहली दफ़े सुना था।
अता बंदयाल साहब की आदत थी। ही वॉज अ वेरी डिसेंट पर्सन और बड़े अच्छे अल्फाज वो हमेशा इस्तेमाल करते थे। गुड टू सी यू तो बड़ा बुरा लग गया, लेकिन आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नादरा के अमले को भेजते कर वो जो फिंगरप्रिंट करवा रहे, जो इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करवा रहे थे तो उनको आके गिरफ्तार किया। वो चीज़ आप एक मुल्जिम मुजरिम जो मुल्क से फरार हुआ था उसकी आप एयरपोर्ट पे सहूलतकारी दे रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रही। बात यह है कि जो सवाल आपने किया उसका क्रक्स ये है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो नुकसान किसको होगा? ये फार्म 47 की हुकूमत को होगा, जो वसवसों में घिरे हुए लोग हैं। कल तक राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारे साथ वो डिमांड करें जो हमारे औकात के मुताबिक होगी। उन्होंने तो बसात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन बसात लफ्ज़ तो नहीं होता ना, वो तो बसात बिछाई जाती है, इस्तात या अपना औकात लफ्ज़ होता है। बहरहाल तो वो क्या दे सकते हैं? वो कुछ भी नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह कि जो आर्मी चीफ के साथ गौर साहब की मुलाकात, बैरिस्टर गौर की मुलाकात को रंग दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से अगर कोई इस किस्म की मुलाकात हो तो इदारों को या हुकूमत को फौरी तौर पे खुद ही ऐलान कर देना चाहिए, ताकि लोगों को चहमे गोइयाँ करने और अपने दिल के अरमान निकालने की कि जी उन्होंने फ़लाँ चीज़ कही तो उन्होंने वो जवाब दिया, जैसे वो खड़े सुन रहे थे वहाँ पे सारी चीज़ें। तो इस तरह की एम्बिगिटीज़ नहीं लानी चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा, अगर इस मुल्क में आइन और कानून की बात की जाए कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवा दें, तो कहा जाता है लो जी NRO मांग रहे हैं। अगर वो कहते हैं हमारे लोगों के साथ इंसाफ करें, उनको अदालत के कटहरे में ला के खड़ा करें, उनको जो सज़ा बनती है आप दें, वो कहते हैं जी NRO मांग रहे हैं, जो यानी कि प्लेटलेट्स गिरा के NRO मांग के मुल्क से भाग जाए, वो कोई बात नहीं है। लेकिन मुल्क में रह के अगर कोई जायज़ डिमांड करे तो लोग कहते हैं लो जी भीख मांग रहे हैं। एक बंदे के आपने हाथ बांधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, उसके ऊपर पिस्तौल लेके खड़े, तो वो क्या मुज़ाकरात करेगा? ठीक हो गया। मैं एक जुमला इसका मतलब ये हुआ कि आप नवाज शरीफ साहब को और इमरान खान साहब को एक लेवल पे देख रहे हैं ना। किसी को एयरपोर्ट पे ट्रीटमेंट दे दे और किसी को आप जो सा ये कर दे। मेरा तो सवाल एक है कि आपने 3 हफ्ते लगाए, आज भी आपने अपने शोहदा की, अपने लापता अफराद की लिस्ट नहीं दी। क्यों नहीं दी? आपका सका रिकॉर्ड आप क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों कह रहे हैं कि आप हमारी सजाएं मुअत्तल करें? आप परसों तक तो ये कह रहे थे कि हजूर हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट को फेस करेंगे, आज हम कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल। अगर जवाब देने की इजाजत हो, मैंने बिल्कुल इमरान खान नवाज शरीफ साहब को साथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब जब मुआहदे करके पाकिस्तान से भागे हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी सियासत कहाँ पे आके कि आज इतना बड़ा लीडर पाकिस्तान में मौजूद है, लोगों को उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता। पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, उनका एक बयान सामने नहीं आता। तो इमरान खान से ना मिलाए, वो वहां से बैठ के डिक्टेशन देता है, वहां से बैठ के सिस्टम को चलाता है, और सब देख लें कि सुबह होती है तो इमरान खान के नाम से होती है, शाम को रात खत्म होती है तो उसके नाम से होती है, तो उसका कार्ड जो है वो सब लोग समझ सकते हैं। उस पेज पे हम दोबारा से आ जाते हैं, सियासतदानों के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। अभी मुतालिबात की बात हो रही है, तो मैं नशाद साहब, हम रियली सॉरी ताखीर से आ रही हूँ मैं आपकी तरफ, लेकिन सर मुझे बता दीजिएगा कि फिर अभी ये जो एक एक्शन हुआ और फिर रिएक्शन उसका हमने देखा, लाइक इन राइटिंग जब मुतालिबात दे दिए गए, फिर उसके बाद हमने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उसमें सारे के सारी चीज़ों को रद्द कर दिया गया, झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। तो सर फिर हम ये समझे कि ये जो सारी सियासतदानों के दरमियान में एक प्रैक्टिस हुई है मुज़ाकरात के नाम पर, ये सारी तो फिर ज़ाया चली गई सर, बेकार गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम साहब जो हैं वो एक अवतार के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरी भी हंसी छूट गई थी और जमीर साहब भी हंस पड़े थे। देखिए, अभी किसी ने गलती से भी यहाँ पर 2018 के RTS की बात शुरू की ना, तो नसीम साहब ने फौरन कहना है नहीं नहीं नहीं, ये आप कौन सी बात कर रहे हैं, ये पुराने जमाने की बातें आप साथ मिला देते हैं जी, ये क्या बात कर रहे हैं, कंपैरिजन ना ड्रॉ करें। एक गलती जो 2 रॉन्ग्स हैं, वो एक गलती 2 गलतियां वो एक दुरुस्त नहीं होता और ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो इनको जो है वो जो नवाज शरीफ साहब से अंगूठे लगवाए हैं वो याद रहते हैं इनको। बात यह है, जो समझने की इंपॉर्टेंट बात है, जो बात काशिफ साहब ने कही थी वो बड़ी अहम है। देखिए, जब कोई मुल्क की 2 सियासी जमातें बैठती हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स और इतने बड़े बड़े रहनुमा ये अपने आप को करार देते हैं। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी की पूरी वकला के हाथों में है। ये इतने अच्छे लॉयर्स हैं, इतने माने हुए लॉयर्स हैं पाकिस्तान के, इनको ये नहीं मालूम कि जो ऑनगोइंग केसेस हैं जो अदालतों में चल रहे होते हैं उनके ऊपर कमीशंस नहीं बैठ सकते। जो जुडिशियल कमीशन एक्ट 2017 है उसका अपना एक मैंडेट भी है और उसकी अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। ये नहीं हो सकता कि आप उनको वायलेट करते हुए आप उस तरफ चले जाएं जिसकी कोई सेंस नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुझे खुशी हुई कि जब मैंने ये बात लफ्ज कहा था कि ये NRO मांगा जा रहा है, जिसके बाद ये NRO की बहस छिड़ी थी, तो ये बात सामने आ गई कि जनाब ये जो NRO मांगने की कोशिश की गई थी उसे हुकूमत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है।
इतने बड़े बड़े लॉयर्स ने, इतने बड़े बड़े अजहान यहां मौजूद थे और उन्होंने जो डिमांड्स पेश की हैं, माजरत के साथ ये नदीम सिद्दीकी साहब को शायद वो पलंदा पकड़ाना चाहिए और इनसे कहना चाहिए इसको एक दफा गौर से, चूंकि बहुत सीनियर साफी हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जी इसको जरा तफसील से पढ़ना चाहिए, पढ़ के सोचना जरूर चाहिए कि क्या ये मुतालबात किए जाने लायक हैं, क्या ये मुतालबात होते हैं सियासी जमातों के दरमियान, क्या ये गुफ्तगू की जानी चाहिए, या ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला है, ये पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए बातचीत की जा रही है, किस चीज के लिए बातचीत की जा रही है। बात समझने की और गैर संजीदगी का आलम यह है जिसकी तरफ काशिफ साहब ने अभी इशारा किया कि हालत यह है कि आप ये मुसलसल इस मुल्क को आपने हिजान में मुब्तला करके रखा हुआ है और आप ये कहते हैं कि जी 5 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे, 300 बंदे, 1000 बंदा, पता नहीं कितने बंदे, न जाने कितने आदमी थे, लेकिन वो आदमी उनके कोई वेयर अबाउट्स नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। जमीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर, जमीर साहब। शायद एक छोटी सी बात मैं कर दूं, आपने बोला कि ये जी क्या मतलब पलंदा डिमांड्स का, लेकिन हुकूमती रवैया भी ऐसा नहीं होता है कि आपको एक्चुअली हुकूमत को दिल थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि ये झूठ का पलंदा, वो इनको ये देखें शाइस्तगी ये डिमांड करती है कि वो कहते हैं कि जनाब ये हम डिमांड्स हमारे सामने आ गई हैं, अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी डूएबल है कौन सी नहीं है, बट यू डोंट आउटराइटली रिजेक्ट देम बिकॉज़ लाइक यू नो आपको एक डायलॉग का सिलसिला आगे लेकर चलना है, यू हैव टू, मैं आपसे एग्री करता हूं जमीर, मैं आपसे एग्री करता हूं, रवैया पूरी तो सॉरी बात पूरी कर पाता तो मैं यही कहने जा रहा था कि देखिए अब उनकी तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी नॉन सीरियसनेस मौजूद है और बिल्कुल उसी तरह आगे से हुकूमत जो है वो भी, हुकूमत भी जो है वो जिसे कहते हैं ना, वो उनको बड़ी खुशी हुई ये जो जिस तरह जबीर साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जान छुट्टी सो लाखों पाए कि अच्छा इस तरह का पलंदा, इसको तो फौरन जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की नजर कर देना चाहिए और फौरन आके गुफ्तगू करनी चाहिए, ये क्या हमें पकड़ा है भाई। आप जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है तो हुकूमत पे बहुत सारी जिम्मेदारी आयद होती हैं, हुकूमत को यह चाहिए था कि हुकूमत उसका बगौर जायजा लेती और उसमें से वो निकात जिन निकात के ऊपर इंप्रूवमेंट की जा सकती, यानी उनसे बात की जा सकती है कि देखिए ये इस मामले को लीगल पर्सपेक्टिव से तो शायद हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपको लग रहा है कि अव्वल तो जो मुतालिबात रखे गए हैं वही ठीक नहीं है, और फिर जो मुतालिबात पे जो रिएक्शन दिया गया है, जिस तरह से फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से, वो भी कोई सही रवैया नहीं है, सीरियसनेस आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही। काशिफ साहब आई नो आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद सर आपकी तरफ आते हैं, नाज़रीन ब्रेक के बाद मिलता है। वेलकम बैक जी। अब मुज़ाकरात जो हैं वो तो आज हुए, तीसरा दौर, उन मुज़ाकरात का मुतालिबात भी रखे गए, मुतालिबात रद्द भी कर दिए गए, लेकिन एक और अहम चीज़ जो इन मुज़ाकरात से काफ़ी ज़्यादा लोग का मानना है कि जुड़ी है, और ज़ाहिर है कहीं ना कहीं जुड़ी भी है, वो है जी 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो कल आना है। लेकिन इन मुज़ाकरात के साथ साथ एक और जगह पे भी मुज़ाकरात हो रहे थे जिनका इतराफ़ नहीं किया जा रहा था। बुशरा बीबी के हवाले से खबरें उड़ी, कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई, किन किन से मुलाकातें हुई, साफ इनकार कर दिया गया PTI की जानिब से। लेकिन आज बानी PTI खुद भी ये कहते हुए दिखाई दिए जेल के अंदर से कि जी हमारी मुलाकात हो रही है वहाँ जहाँ होनी चाहिए थी, और हमारी मुलाकात खासी खुशगवार रही है। अली अमीन साहब की मुलाकात हुई है। अली अमीन साहब से एक सहाफ़ी ने चलते चलते सवाल किया कि जी आपकी मुलाकात हुई है, तो उनका कहना यह था कि जी बिल्कुल हमारी मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर भी थे मेरे साथ। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि ये क्या हुआ, उनसे जब सहाफ़ी ने पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरी तो ऐसी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो अब ये मुलाकातें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, काशिफ साहब आप हमें बताइएगा सर, ये चल क्या रहा है? अच्छा, मैं मुलाकात के ऊपर आने से पहले सिर्फ जी सर एक मिनट, एक तो देखें जी, ये जो मुज़ाकरात हैं, इस मुज़ाकरात में सबसे पहला असूल ये होना चाहिए था तय दोनों तरफ से, 7 जमातें एक तरफ है, एक जमात एक तरफ है, कि कोई भी तुंदो तेज जुमले इस्तेमाल नहीं करेगा, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकी जाएगी। ठीक है, नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये सियासतदानों को इस पे सोचना चाहिए। सर आगाज दूसरी बात ये भी थोड़ा सा बता दें, देखिए आगाज तहरीक इंसाफ ने किया हो या हुकूमती इत्तेहाद ने किया हो, मैं दोनों को बराबर समझता हूं। नहीं, अभी बताना अभी किसने किया? जैसे मुतालिबात रखे गए, फौरन से रिएक्शन आया, और अगर सर 7 जमातें थी, काशिफ साहब बहुत माजरत के साथ, आपको सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, आपको ये याद नहीं है कि अभी उनसे पहले असद कैसर, राजा नासिर अब्बास में सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा रिएक्शन आएगा। सर जी करेंगे तो उसके बाद जवाब आएगा ना। काशिफ साहब रिक्वेस्ट सुन लेना, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जब आप खुद 7 जमातों का कह रहे हैं तो फिर बाकी जमातों से भी थोड़ा तो टाइम लगता है सर मामला तय करने में। ये तो ऐसे लगता है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड था। कोई प्री डिसाइड नहीं। सुबह 11:30 बजे इजलास हुआ है, तहरीरी बयानात आया, उसके बाद उन्होंने आपस में मुशावरत की होगी। ना असद कैसर वगैरह को करनी चाहिए थी, ना इनको करनी चाहिए थी। मैं तो दोनों का कह रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2 बात
ये जवाब, इन मुतालबात का बाज़ाब्ता जवाब हुकूमत देगी। ये मेरी नोट करके रख लीजिए। वो दे 27 तारीख को, वो दे 28 तारीख को, वो दे 25 तारीख को, हम भी तहरीरी तौर पे देंगे जवाब, और 7 जमातों से मुशावरत से देगी। अब आप पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस मुज़ाकरात का हिस्सा है, और अगर ये मुज़ाकरात कंक्लूड नहीं होते तो जिम्मेदार सियासतदान होंगे, कोई और नहीं होगा। एक बात। ठीक हो गया। दूसरी बात, पसे पर्दा मुलाकात हुई, तस्दीक हुई, फिर तरदीद कर दी गई। मैं आपको कह रहा हूं कि मुलाकात इनकी हुई है, पिशावर में हुई है। हाँ। वो बैरिस्टर गौहर की हुई है मुलाकात, उसमें इन्होंने सियासी तौर पे गुफ्तगू करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये सियासत की बात आप सियासतदानों से करें, बात खत्म हो गई। अब मामला है 190 मिलियन पाउंड का जी। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड में तहरीक इंसाफ का इस्तदलाल बहुत अच्छा है कि जी 190 मिलियन पाउंड आए, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने 20-30 अरब का प्रॉफिट कमाया। भाई आपने वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट को डैम फंड में जो दिए, वो आपने मलक रियाज साहब के पनिशमेंट के अगेंस्ट किए या आपने वैसे दिए? सवाल एक ये है। दूसरा सवाल ये है, अल कादर ट्रस्ट बिल्कुल एक ट्रस्ट है, उसको कोई पीटीआई ऑन नहीं करती, बात आपकी समझ आ गई। उसमें कहीं 240 कनाल जो मुड़ा नूर की जमीन का इंतकाल हुआ है, फरा गोगी साहबा के नाम, वो किस खाते में हुआ है? वो अली रियाज साहब ने गिफ्ट किया है, हिब्बा किया है, किस वजह से दिया है? वो आज भी इंतकाल किसके नाम पे? उसके बाद तहरीक इंसाफ का कोई वकील, कोई अकाबरी नहीं करेगा कि मुड़ा नूर की जमीन किस मद में गई। अब सवाल यह है कि आपने अगर 190 मिलियन पाउंड का केस है, हर चीज है, आने दें फैसला, आप जाएं कोर्ट से रेमडी लें, बात खत्म करें। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि 190 मिलियन पाउंड कहां से आया, 190 मिलियन पाउंड में मोड़ा नूर की जमीन कैसे आई? नहीं सर, पहले वाली बात पे आ जाएं वापस। अब आप स्लिप ऑफ टंग की वजह से हुआ, लेकिन आपने कहा कि 190 मिलियन पाउंड कहां से आया, यहां से गया, कहां, किस लिए गया? नसीम साहब, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। देखिए ना, इन्होंने फुल टॉस दे दी है। नहीं, अब मैंने हिट मारन दी। कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको बताता हूं भाई, बात सुन लेना। आपने सवाल किया तो बात सुन लीजिए ना। 190 मिलियन पाउंड जो है वो कहां से आया? 190 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट मलक रियाज ने की बरतानिया में। वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई, शहजाद अकबर ने वो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कराई। किसके लिए की थी? हसन नवाज के खिलाफ। हसन नवाज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन। हसन नवाज उसमें पनिशमेंट में नहीं आया। आया तो बताए, डॉक्यूमेंट दिखा दे। चले, मैं उसकी थोड़ी डिटेल बताऊं। मैं इसकी डिटेल बताता हूं। देखिए, मुख्तसरन बताऊंगा। यूके में अक्सर ये होता है कि आपको बैंक से लेटर आता है, वो कहते हैं कि हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम आपका बैंक अकाउंट बंद करें। आप उनसे 10 दफा जाके पूछिए क्या है, वो कहेंगे नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, जो आपके पैसे पड़े हुए ये आप ले जाए। अब ये जिस तरह इसने कहा कि शहजाद अकबर ने इनिशिएट करवाया, वहाँ पे तहकीक हुई, देखा गया कि हसन नवाज ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो उसने बैंक से लोन लिया था, मॉर्गेज ली थी, और सब लोग लेते हैं। वहाँ पे कोई एम्बिगिटी नज़र नहीं आई, क्योंकि जब उनके पास सेल का पैसा आया, उन्होंने जो पैसे बैंक के थे बैंक के वापस दिए, जो प्रॉफिट था वो उनके पास आ गया। दूसरी तरफ से इन्होंने अल मशरिक बैंक जो दुबई का है उसके जरिए पैसे भेजे थे, उससे सेटिस्फाई एनसीए नहीं हुआ। उसने कहा मलिक रियाज से कि हम आपके पैसे से सेटिस्फाई नहीं है, लिहाजा हम अपना कमीशन काट के जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो अपना कमीशन रखते हैं, हम ये आपको वापस दे रहे हैं। वो मलिक रियाज को उन्होंने ये नहीं कहा कि करप्शन का पैसा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी पैसा नहीं था, क्योंकि मलिक रियाज यहाँ पे किसी सरकारी ओहदे पे या मिनिस्टर नहीं थे। इल गॉटन मनी साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये हम आपको पैसे वापस दे रहे हैं, आपको ये पैसे किस तरह दीजिए। उनके दरमियान में मुआहदा हुआ, जो मुआहदा हुआ उन्होंने कहा कि ये आप मेरे पैसे पाकिस्तान भेजें और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजें, और यहाँ पे एनसीए ने कहा कि जो भी हमारा मुआहदा किया गया इसको ओपन नहीं किया जाएगा। वही सर्कुलेट किया कैबिनेट में। मैंने आज भी उनसे जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के, उनसे सवाल किया था अता तारड़ से कि भाई वो जो जिस लेटर के ऊपर बात हो रही है, जहां से सारी एम्बिगिटी है कि कैबिनेट में उसको बगैर दिखाए रोल किया गया, तो आज उसको खोल दे। उसको क्यों नहीं खोलते? उसके अंदर क्या था सारे सबके सामने लेके आ जाए। फिर अगर वो जो लैंड दी गई है तो फिर आप मलिक रियाज को भी बुलाएं, उसके बेटे को भी बुलाएं कि ये तुमने गिफ्ट की थी या तुम्हारे ऊपर कोई दबाव था। क्यों अंदर है सारे मामले के अंदर, जबकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। स्टोरी बना ली सर, वो इश्तिहारी हो गए ना नसीम साहब। अकाउंट की एक स्टोरी चली थी, कहां गई वो? नहीं फेस कर रहे ना, जहां मनी लॉन्ड्रिंग थी, शहबाज शरीफ नहीं फेस कर रहे, ट्रायल चली गई। अच्छा, मुझे बड़ी हाइप तो क्रिएट होती है, उनके दायमी इश्तिहारी वारंट नहीं निकले, तो उनके दायमी इश्तिहारी वारंट नहीं निकले, चलती रहती, मीडिया ट्रायल हो जाता है, अदालत में दायमी वारंट नहीं निकले। काशिफ साहब फैसला दे देना। ओहो, दायमी वारंट नहीं निकले तो पिछली दफा बानी साहब आते आके फैसला सुन लेते। ज़मीर साहब, आई थिंक ये दोनों साहिबान इसी तरह बहस करते रहेंगे, कुछ आप ही फैसला फरमा दीजिए सर, आप ही बता दीजिए। ज़मीर साहब इजाजत एक जुमले की, अस्मा कोई बानी ने जो है वो छांगा मांगा से आना था, उसी जेल में बैठा हुआ था, साथ वाले कमरे में था, आप फैसला सुना देते। वो सर कल फिर 11:30 बजे का टाइम दे
दिया, लेकिन थैंक गॉड कि अब की दफा ये जो टाइम है ना जमीर साहब, ये अदालती अमले ने कन्वे कर दिया है उनको, वरना पहले तो मीडिया से उन्होंने भी सुना वो पहुंच गए, लेकिन जज साहब के माइंड में कुछ और था। अब की दफा सर चलें, ये तो क्लैरिटी है जमीर साहब। चलें अभी भी देखें, वो एक अंग्रेजी की कहावत है, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। कल 11:30 बजे पता लगेगा कि फैसला आता है कि नहीं आता, तो वो हम देख लेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता चलूं जी सर, कि मुझे ये लग रहा है कि कल एक अहम तकर्रियां होनी है, अपॉइंटमेंट्स होनी है जुडिशरी में, कल उसका इजलास भी है। जी सर, मेरा ख्याल है कि उसका इंतजार करने के बाद फैसला आएगा, या हो सकता है आ जाए फैसला, लेकिन कल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है इस हवाले से। क्योंकि सर फिर आगे दरखास्त दायर करने में भी टाइम लगेगा ना, अपील में भी टाइम लगेगा, तब तक हो चुकी होंगी तैनातियां सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन कल डिसीजन हो जाएगा ना कि आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन से जज बैठे होंगे और वो किस तरह देखेंगे इस केस को। जब उनके सामने अपील आएगी तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे ज्यादा जिस पर पीटीआई कॉन्फिडेंट है वो ये है कि एक लेजिस्लेशन हो चुकी हुई है कि कैबिनेट के फैसलों के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर केस नहीं बनाया जा सकता। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लोअर जुडिशरी तो चलो कम से कम उस पर फैसला दे देगी, लेकिन जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी बीच में साथ लग जाएगा कि जनाब बताएं कि आपकी पार्लियामेंट एक फैसला करती है, बाकायदा कानून बनाती है और वो कहती है कि काबीना के फैसले चैलेंज नहीं होंगे। अब एक चीज तो ये है फिर, लेकिन इसमें बहुत से सवाल आती हैं कि काबीना का फैसला आप पीछे कर देते हैं। ये जी काबीना ने ये मंजूरी दे दी कि इतना 190 मिलियन पाउंड आया, उसको आपने किसी के फाइन की मद में सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहते ही है कि वो बेसिकली आपका नेशनल एक्सचेकर का पैसा था, वो स्टेट बैंक में आना चाहिए था। चलें वो आप उसको साइड पे रख दें, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या इसमें जो आगे जाके चीजें होंगी वो होंगी यही कि जी लैंड किस तरह दिया गया, ये ट्रस्ट कैसे बना, पहले ट्रस्ट किसके नाम था, जुल्फी बुखारी भी थे और फिर शायद क्या नाम है उनका, बाबर अवान साहब थे। उसके बाद ये ट्रस्ट के ट्रस्टीज जो हैं दोनों सिर्फ बुशरा बीबी और इमरान खान साहब बन गए, वो भी। तो ये काबीना वाला मामला शायद मेरा नहीं ख्याल के हुकूमत ये होल्ड कर सकेगी कि समरी जो है वो उसमें कोई मैल प्रैक्टिस है और उसमें जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनको सजा होनी चाहिए। हो सकता है कल सजा हो जाए, लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा ख्याल में मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए इस चीज को सामने लाना के जनाब। ठीक है, और उसी मुश्किल का हल निकालने के लिए ये जो डिले हुआ है। दूसरा मामला अल कादिर ट्रस्ट वाला, मुझे ये लगता है जी सर कि वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जी ये पैसा मतलब किसने दिया था, ये जमीन क्यों दे दी, मतलब इतना बड़ा दिल मलिक रियाज साहब ने अगर किया है। सर वो कह रहे हैं कि वो तो कोई कौड़ियों में भी ना खरीदे जिस जगह पे वो जमीन है। सर वो कह रहे हैं कि वो तो करोड़ों अरबों की जमीन ही नहीं है, पीटीआई वाले कह रहे हैं। सर मोड़ा नूर की जमीन कौड़ियों की नहीं है, बनी गाला की जमीन है, 240 कनाल बनी गाला की जमीन है। इमरान खान ने बनी गाला नहीं दिया था तो उसकी क्या कीमत थी? उसकी कीमत तो बड़ी इमरान खान के बनी गाला में 240 कनाल वैल्यू बनी मोड़ा नूर की है। आप उसके बात नहीं कर रहे। चले मेरे ख्याल में नौशाद साहब से पूछ लेते हैं। नौशाद साहब चले पहले तो ना जमीन की कीमत पे मेरे ख्याल में आ जाते हैं, क्योंकि पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जिसको लेकर इतना वावेला किया जा रहा है, शोर किया जा रहा है, ये जो ट्रस्ट की जमीन की बात हो रही है, वो जब तक वहां पर ट्रस्ट नहीं था, इमरान खान का नाम नहीं था, बुशरा बीबी का नाम नहीं था, वो तो कोड़ियों के कोई बात नहीं करेगा। बनी गाला की 190 मिलियन पाउंड बनी गाला की जमीन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जमीर साहब ने हमें अपनी गुफ्तगू में फैसला आने ना आने के बारे में बताने की कोशिश की है। नौशाद साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि जमीन चाहे कौड़ियों की है चाहे वो अरबों की है, अगर वो उसको इलीगल तरीके से या उसके अंदर कोई मैल फंक्शनिंग इन्वॉल्व है या वो किसी काम के एवज दी गई है तो फिर मामला और होगा। और अगर चाहे वो बहुत कीमती जमीन है लेकिन अगर किसी ने वाकई डोनेट की है और उसके पीछे कोई किसी किस्म का वो साबित नहीं हो सकता तो फिर उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो नहीं सकती। ये तो उसके कंडक्ट पे है कि वो किस तरीके से और किस मकसद के लिए दी गई। ये तो जो अल कादिर ट्रस्ट वाला मामला है, जिस तरह जमीर साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त जो इंटरप्रिटेशन है जमीर साहब की वो काफी हद तक दुरुस्त है। मुझे अलबत्ता काबीना के मामले में ये शायबा जरूर है कि क्योंकि आपको याद होगा कि ये बात कही गई थी कि बंद लिफाफे को
के ऊपर साइन करवा ली गई, यानी काबीना को इन्फॉर्म नहीं किया। ये अलग से एक डिबेट ओपन होगी कि क्या इस तरह से काबीना में फैसले लिए जा सकते हैं, लिए जाने चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के साइन और फिर काबीना की मंजूरी का मामला जो है वो एक वक्त में हुआ था और फिर कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर अकेला जो है वो काफी नहीं है, काबीना का होना जरूरी है। तो उसके पीछे एक थॉट है, यानी उसके पीछे एक जैसे कह ली ना कि एक थॉट ये है कि आप कलेक्टिवली डिसीजंस कर रहे हैं, लेकिन क्या वो डिसीजन कलेक्टिवली हो जाता है अगर छुपा के सिग्नेचर्स करा लिए जाए या जो भी, ये बारह एक डिबेट निशात साहब वो बंद लिफाफा किधर है? निशात साहब वो बंद लिफाफा किधर है? जी, बंद लिफाफे के साथ भी बहुत सारी कंपल्शन हो सकती है नसीम साहब। अगर फर्ज कीजिए कि काबीना की कोई प्रोसीडिंग्स हिडन है तो आप उसको इस तरह ओपन नहीं कर सकते, उसके लिए ऊपर फिर सेकंड काबीना का डिसीजन लेना पड़ता है। अब अल्लाह जाने उसके अंदर क्या मामला है क्या नहीं है, ये अभी एक अलग डिबेट है। बाकी रही बात कि ये इतनी सादा बात नहीं थी जितनी नसीम साहब ने 190 मिलियन पाउंड की बताई है। ये बिल्कुल इस तरह इतनी क्लियर कट नहीं है। अगर ये इतनी क्लियर कट होती तो बिल्कुल उसी तरह जिस अकाउंट को फ्रीज किया गया था उसको ओपन कर दिया जाता, अगर वो इल गॉटन मनी नहीं था तो, क्योंकि ये कोई जरूरत नहीं वहां पे कर दिया ना, वापस कर दिया उन्होंने पैसे। निशात साहब पैसे वापस कर दिए। एक मिनट, वो एनएसए को कोई चट्टी नहीं पड़ी सर, ना वो इतने फारग लोग हैं कि वो आपके यहाँ पैसे भिजवाते पड़े। वो जो वहां पे अकाउंट मौजूद था जिस मकसद के लिए भी था, अगर वो क्लियर था, क्लीन था, बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज होते हैं, वहीं पे अनफ्रीज हो जाते हैं। फिर किसी को पहुंचाने, किसी के यहाँ कोई वो जिसे कहते हैं ना, वो एक कोरियर सर्विस करने की जरूरत नहीं थी एनएसए को। दैट वाज प्रूव्ड एज इल गॉटन मनी, और इल गॉटन मनी होने की वजह से वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए गए थे, वो ना सुप्रीम कोर्ट को दिए गए थे और ना ही वो पैसा जो है वो किसी इंडिविजुअल को दिया गया था। मेरी जो आज तक की इतलात है, मेरे पास नहीं, इजाजत दीजिए नसीम साहब अगर आप बुरा ना माने, नौशाद साहब गुफ्तगू को आई थिंक आप यहीं से शुरू कर लीजिएगा जो भी बात आप कर रहे हैं। मुझे प्लीज एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे। तो वेलकम बैक जी नौशाद साहब, आप कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये पैसा किस तरह से गया और उसके बाद क्या होना चाहिए, और खास तौर पर जिस तरह से ये एक वो लहराया गया वफाकी काबीना के सामने कि ये सारा मामला है, उस पर फैसल वाउडा साहब जो है वो अक्सर एतराज़ भी कर रहे होते हैं कि मैंने बाकी इर्द गिर्द बैठे दोस्तों से कहा था कि ना दें इसकी इस तरह से मंजूरी, ये ठीक नहीं हो रहा अमल कोई। देखिए ये बात समझ में आने वाली है नहीं ना, कि देखिए बर्तानिया के अंदर एक अकाउंट फ्रीज किया गया है, उसके सोर्स ऑफ इनकम को वो डिक्लेयर नहीं किया जा सका, जिसकी बुनियाद पर वो पैसा पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मुझे याद है मैंने एक स्टोरी एनएसए की पढ़ी थी जिसमें जब ये पैसे वापस आ रहे थे तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजे गए थे, किसी इंडिविजुअल को नहीं। ना मलिक रियाज के अकाउंट में कोई कोरियर सर्विस की तरह उन्होंने कोई या ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की, ना ही उन्होंने ये पैसे जो है किसी इंडिविजुअल को वहां पर अनफ्रीज करके दे दिए। इसके पीछे चूंकि इसके सोर्स ऑफ मनी है वो क्लियर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस पैसे को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया गया। उन्हें ये मालूम था कि ये पैसा यहाँ का है, उन्होंने वापस भिजवा दिया। वल्लाह आलम, इससे ज्यादा मैं शायद उसको नहीं समझ सकता। ठीक हो गया, आप मेरे ख्याल में सिद्दीकी साहब को मौका देते हैं। नौशाद साहब आगे टाइम कम है ना, दूसरा सवाल भी है सर इसी सेगमेंट का फिर आपसे। नौशाद साहब मैं आपसे रहनुमाई चाहूंगा कि अगर तो वो करप्शन का इल गॉटन किसी भी तरीके से मलिक रियाज का वो पैसा इल गॉटन था, तो फिर तो सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान को मलिक रियाज के ऊपर एक FIR या FIA को FIR काटनी चाहिए थी कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया। सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए थी। और जहाँ तक मेरी नाकिस अमल है, आप मेरे ख्याल से रवानगी में NSA बोल रहे, वो NCA है, नेशनल क्राइम एजेंसी UK की, और उसने जो पैसे हैं, उसने जो मुआहदा हुआ था पैसे वापस करने का, वो मलिक रियाज फैमिली के साथ हुआ था, और उस बंद लिफाफे में वही मुआहदा था जिसको उन्होंने ओपन करने से मना किया था, और मलिक रियाज फैमिली को वो पैसा वापस किया गया है। और क्योंकि वो पैसा वापस पाकिस्तान में आना था तो मलिक रियाज फैमिली से पूछा गया कि ये पैसा हमने किसको देना है, तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में उनके ऊपर जो फाइन किया गया था सिंध हुकूमत की जमीनों के ऊपर, उस मद में ये जमा करवाया जाए। तो ये पैसा मलिक रियाज फैमिली की मर्जी से सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में जमा हुआ था। इमरान खान के कहने पे या साकिब निसार के कहने पे ये पैसा नहीं जमा हुआ था। और होना तो ये चाहिए था कि अगर 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की जो इल गॉटन मनी है पहली दफा मुल्क में वापस आ रही है, तो उस पर तो एप्रिसिएशन होनी चाहिए थी। वो पैसा तो किसी ने नहीं खाया, उसमें तो किसी ने कोई करप्शन नहीं की। मलिक रियाज से अगर बेनिफिट लेने की बात निकलेगी तो फिर बहुत आगे तक जाएगी। वालों को जाता है ना, जहां भी कुछ दिन में आप जा भी रहे होंगे। ज़मीर साहब, लिफाफे में फिर क्यों जरूरत पेश आ रही थी, वो सारी बात खोलकर सामने बयान क्यों नहीं की गई? ज़मीर साहब, ये बंद लिफाफे वाली बात से मैं अब चाहूंगी कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बंद कमरों में जो मुलाकातें हो रही थी और जब अब इनका तस्करा जो है ये ओपनली
हो रहा है कि जी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने कह दिया, बैरिस्टर गौहर भी अब कह रहे हैं कि ठीक है जी, मीडिया भी मौजूद था, इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी रही है और हमें इससे मुस्बत नताइज की उम्मीद है। सर, तो यही तो परेशानी की बात है जो नून लीग के कैंप में कि ये जो बैकडोर चैनल ओपन हो गया है, और देखें ये अचानक तो नहीं मुलाकात होती, और दूसरा ये कि ये मुलाकात सेपरेट हुई है। माइंड ये ज़हन में रखें कि ये जो पेशावर में मुलाकात हुई है ये उस जो एक मीटिंग थी उसमें नहीं हुई, बिल्कुल अलग से। बैरिस्टर अली गौहर साहब का उस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं था। दैट इज अ सेपरेट मीटिंग जो कि बाकायदा हुई है, और उसको फिर एक्नॉलेज भी कर लिया। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि खुशाइंद बात है कि हमारे जहां पे राब्ते होने चाहिए थे, बात होनी चाहिए थी, वहां पे मुज़ाकरात शुरू हो गए, बातचीत शुरू हो गई है, यानी कि बैकडोर चैनल बाकायदा। अब ये एक दिन में तो नहीं हो जाता ना कि जी वहां पे इत्तफाकन जी मुलाकात होगी, नहीं, इसके पीछे भी कोई एक्सरसाइज हुई होगी पिछले कोई 15 दिन 20 दिन कि जी कहां पे कैसे क्या मुलाकात होनी है। इसी को तो कहते हैं बैकडोर चैनल, जिसकी वजह से अब ये जो पैनिक रिएक्शन आया है मुज़ाकरात के बाद जो चार्टर ऑफ डिमांड्स के ऊपर, वो पैनिक रिएक्शन है ही, क्योंकि वो परेशान हो गए एकदम कि जनाब इनके तो बैकडोर चैनल भी ओपन हो गए हैं, और डिमांड्स को तो हम तो फिर आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं कि नहीं है। हाँ, हालांकि इरफान सदीकी, जिस तरह आपने खुद कहा कि इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि जनाब हम भी रिटर्न में देंगे, तो उस वक्त तक दे शुड हैव होल्ड देयर हॉर्सेस, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ये सारी सूरत हाल को जब आप सामने रखें कि बंद कमरों के अंदर जो मुलाकातें जो हुई है, जो कल हुई है, उसका भी एक बैकग्राउंड है, उसके पीछे कोई ना कोई एक्सरसाइज थी। कहा यह जाता है कि 24 नवंबर से पहले भी कोई बैकडोर चैनल ओपन हुआ था और वो एकदम फिर बंद हो गया, और उसी के नतीजे में कुछ मुलाकातें भी करवाई गई थी। रात को लेट नाइट स्पेशल जहाज में लोगों को बुलाया गया और भेजा गया जेल में, वहां पे मुलाकात हुई, जिसके बाद वो संजानी वाली बात आई, नहीं आई। ज़मीर साहब, वक्त मेरे पास कम है, टोटल 2 मिनट बचेंगे फिर। सर, आई एम रियली सॉरी, बहुत माजरत ज़मीर साहब। मैं सर बस ये जानना चाही थी कि भाई किस तरह से मुलाकात, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कुछ लोग इसको उससे जोड़ रहे थे। बिल्कुल आपने वजह फरमाया जो गवर्नर्स की और सीएम साहब की मुलाकात थी आर्मी चीफ से, लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया कि इसको वाजे कर दिया। मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। कहा यह गया इस मुलाकात के अंदर कि बैरिस्टर गौहर ने जब सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें बहुत वाज़ेह अंदाज में कह दिया गया कि जी आप जो सियासी गुफ्तगू है वो सियासतदानों से करें। तो इससे तो थोड़ा हौसला नहीं मिलना चाहिए था नून लीग को? आज तो बड़ा हौसला जो है वो। अस्मा, एक छोटी सी बात, मुझे एक बात बताएं कि तो फिर मुलाकात थी क्यों भाई, अगर उन्होंने आउटराइटली ये कह देना था? और बैरिस्टर गौहर का क्या काम था, अली गौहर का, कि वो पेशावर में जाके मिलते? अगर उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर देना था इस बात को। मैं गुजारिश करूं जी, जो पेशावर में मुलाकात हुई है सर, उसमें जमात इस्लामी के अमीर भी मौजूद थे और KPK के भी थे, सिकंदर शेरपाव साहब भी थे, आफ्ताब शेरपाव साहब भी थे, और असफंद यार वली के फरजंद भी थे, और अमीर हैदर मोती साहब से भी मुलाकात हुई। अच्छा, अब मेरी बात सुन लीजिए, गुजारिश ये है, चले जी मुलाकात तो हो गई ना, आर्मी चीफ साहब से भी हो गई। बैरिस्टर अली गौहर क्या कर रहे सर वो एज अ पार्टी चेयरमैन उसमें वहां गए हैं। अच्छा, मुलाकात हो गई ना, चले बैरिस्टर गौहर की भी हो गई, किससे हुई है? आर्मी चीफ साहब से हुई है। ये वही आर्मी चीफ साहब है ना जिनके खिलाफ पूरी कोशिश की गई कि ये आर्मी चीफ ना लगाया जाए। उसी हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं ना जो फॉर्म 47 वाली है। तो आपने तस्लीम तो कर लिया ना, इनको तस्लीम कर रहे हैं तो डील मांग रहे हैं ना, अदरवाइज आप तस्लीम नहीं करेंगे तो डील किससे मांगेंगे? तो मैं तो यही कह रहा हूं कि PTI डील मांग रही है ढील के लिए, और इन्हीं से मांग रही है। मेरा तो रोना सिर्फ ये है कि अवाम को बेवकूफ मत बनाएं, आप खुल के बताएं। इस बात को तो कंटेस्ट नहीं किया, मैं तो सिर्फ मुलाकात की बात बता, मैंने तो अपना पॉइंट दिया। ठीक हो गया काशिफ साहब एंड बाकी साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है ज़मीर हैदर साहब, आपका शुक्रिया। काशिफ साहब, मेरे ख्याल में आपकी बात भी पहुंच गई, लेकिन जो मुझे लगता है, वैसे तो आप लोगों का तज्जिया ज़ाहिर है कि बहुत ही मोतबर है, लेकिन मेरी अदना से एक राय है कि ठीक है जी, जिसने भी जो भी तस्लीम किया और माना नहीं माना, NRO मांग रहे हैं, ये जो भी मामला है, जो भी होना चाहिए वो मुल्क की बेहतरी के लिए होना चाहिए, जो हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम है उसके लिए होना चाहिए, ताकि फिर माशी इस्तेहकाम आ सके और आवाम के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी हो सके। इसी नोट पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, मंडे को मिलते हैं आपसे।